हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश सर आज आप लोग के बीच फिर से क्लास 10 का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इसके अगले वीडियो में यानी कि दूसरे नंबर वीडियो में हम लोग देखते हैं कि विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला संसाधन जो है वो है संभाव्य संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस, है ना। तो संभाव्य संसाधन, संभाव्य शब्द बना किससे है भाई? तो संभावना से बना है ना जी। तो कहता है कि जिसकी संभावना हो लेकिन हम उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, है ना जी। यानी कि वैसे संसाधन जिनका उपयोग तकनीक की कमी, दुर्गम क्षेत्र उसको बोलते हैं जहां पर हम नहीं जा पाते हैं या जहां पर हम आसानी से नहीं जा सकते हैं, है ना जी, तथा अन्य कारणों से उनका उपयोग नहीं हो पाता है। यानी कि हम लोग जो है वो किसी कारण बस है, वहां पड़ा हुआ है। जैसे हिमालय पहाड़ के अंदर में बहुत सारे खनिज संसाधन हैं, लेकिन हम लोगों ने उनका उपयोग नहीं किया, उनका दोहन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिमालय को हर जगह तोड़ना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि वहां है, ठीक है। तो इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे? संभाव्य संसाधन बोलते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण अगर ले तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा। सौर ऊर्जा है, सौर व्यापक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है प्रतिदिन, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, है ना जी। पवन ऊर्जा, पवन प्रतिदिन जो है पवन के माध्यम से ही सब चीज हो रहा है, हम सभी वायुमंडलीय दाब से घिरे हुए हैं, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। यही नहीं, सागरीय ज्वार ऊर्जा, हम जानते हैं कि भारत जो है, आप थोड़ा सा नक्शा देखें भारत की, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो कहानी है, तो इधर से यहां तक ये सब क्या है? ये सब अरब सागर है ना, अरब सागर, ठीक है। इसके नीचे में चले हम, ठीक है, तो यहां पर ये सब क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। उसके बाद में जब हम इधर चलेंगे तो ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये सब है ना। और यहां पर जो है यह जो है बंगाल की खाड़ी, ये 3 तरफ से भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो भी हम 3 तरफ से घिरा है और वो भी सागर है सब। बंगाल की खाड़ी सागर से संबंधित, अरब सागर है, हिंद महासागर है ना जी। ये तीनों तरफ से घिरा है, इसीलिए हम भारत के दक्षिणी हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, है ना जी। यहाँ पर हमारे पास जब हमने क्या देखा कि सागरीय ज्वार ऊर्जा, तो सागर में जो ज्वार उत्पन्न होता है यानी कि लहर जो उत्पन्न होता है, इससे भी हम लोग ऊर्जा बिजली पैदा कर सकते हैं, है ना जी। तो हमारे पास तो व्यापक तरीके से यह संसाधन पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसका कुछ 0.0% भाग ही हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जो है विकसित या ज्ञात संसाधन, डेवलप्ड और नॉन रिसोर्सेस, है ना जी। तो विकसित संसाधन किसको बोलते हैं? जिन संसाधनों का तकनीकी विकास हो चुकी हो और जिन्हें खोज कर उनका उपयोग किया जाता है। यानी कि हम वैसे संसाधन को पकड़ लिए हैं जिनको हम लोग खोज चुके हैं। जैसे बॉम्बे हाई तेल वहां से निकालते हैं, कोयला के लिए झारखंड चले जाइए, है ना जी, वहां से हम निकालते हैं। वही नहीं, उड़ीसा में जाइए, तांबा, एल्युमिनियम ये सभी मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान, है ना, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, वहां से हम हीरा निकाल रहे हैं। तो ये सभी कैसे संसाधन होंगे? विकसित या ज्ञात संसाधन, है ना। चलिए अब हमारे पास में तीसरा संसाधन जो है वो है भंडारित संसाधन यानी कि स्टोर्ड रिसोर्सेस। अब सब भंडारित है मतलब क्या? हमारे पास रखा हुआ स्टोर है, यानी कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो, यानी कि किसी क्षेत्र में हो तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, यानी कि वो हमारी उपयोगिता में आता भी हो, है ना, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं।
हमारे पास में लौह अयस्क बहुत तमाम मात्रा में है, बहुत उपयुक्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारे पास भरे हुए हैं। ठीक है, हम जो है हमारे पास में ऐसे तकनीकी उपयोग नहीं है, हमारे पास में ऐसे तकनीकी संयंत्र नहीं है जिससे कि हम उनका दोहन जो है व्यापक तरीके पर कर पाए। आपको पता है हमारा पड़ोसी देश जापान है ना, पड़ोसी मतलब चीन के और थोड़ा सा बगल में है ना जी। वो अपने यहाँ का 99.99% जो है वो लौह अयस्क का दोहन कर चुका है। ठीक है, वो इतने एडवांस है। ठीक है, अब अगला इसी का उदाहरण एक और भी हम लोग देख सकते हैं कि उदाहरण है कि जल में छिपी हुई अपार ऊर्जा, जल के अंदर में छिपी हुई अपार ऊर्जा है। अधिक गहराई में पाए जाने वाले खनिज संसाधन, जल के अंदर हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है ना, ये सभी जितने महासागर हैं इनकी गहराई बहुत ज्यादा मात्रा में है ना जी। तो हम उतने अंदर तक नहीं जा पाते हैं, तो उनके अंदर में छिपा हुआ तेल और अन्य जो संसाधन है, खनिज संसाधन है, हम उनको वहां से निकाल नहीं पाते हैं। निकालने का मतलब दोहन करने की बात होती है ना जी। तो हम वहां से दोहन नहीं कर पाते हैं। अगला चौथा नंबर जो है संचित संसाधन है, यानी कि रिजर्व रिसोर्सेज। संचित का मतलब होता है बचा कर रखना। अब वैसे संसाधन जिनका उपयोग तकनीक ज्ञात होने के बावजूद कुछ कारणों से वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे मुझे मालूम है कि कैसे निकालेंगे, है ना, हमें पता है कि हम उस खनिज संसाधन को कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसको बचा के रखे हैं। बात समझ रहे क्या? इसी संसाधन को बोलते हैं संचित संसाधन। जैसे अमेरिका एक विकसित देश है ना जी। अमेरिका एक विकसित देश है और यह जो है अपने यहाँ पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ को जानता है, एक वो आइडेंटिफाई कर चुका है, चिन्हित कर चुका है कि कहां कहां पर हमारा जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन वो उसको निकालता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए उसको बचा करके रखा है। और तेल का कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करता है, निर्यात नहीं करता है, आयात करता है खाड़ी वाले देशों से। तो हमारे पास में जो है अगला टॉपिक जो है वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से तात्पर्य क्या है कि संसाधन को नियोजित ढंग से उपयोग लाना, या संसाधन को नियोजित ढंग से उपयोग में लाना। संसाधन नियोजन के भाई संसाधन को नियोजित तरीके से, अब ऐसा नहीं कि एक ही बार निकाल लिए, हमारे समय में ये काम चल रहा, हमारे बच्चों के लिए कुछ होगा ही नहीं, उनके बच्चों के लिए कुछ होगा ही नहीं, यानी कि हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में दोहन नहीं कर सकते हैं, है ना जी। तो इसी चीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए जो है कुछ हमने नियम बनाया है ना जी, कि कैसे हम अपने ऊर्जा के स्तर को, कैसे और अन्य खनिज संसाधन को हम बचा के रख सकते हैं जो अगले पीढ़ी के लिए काम आए, है ना जी। तो इस पर जो काम किया गया यही कहलाता है संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन को जो है वो 3 स्तर में बांटा गया है ना जी, कि कैसे आखिर इसको नियोजित कैसे किया जाए। तो 3 तरीके से बांटा गया, 3 लेवल में। पहला जो है कि संसाधनों के अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, यानी कहां संसाधन है उनको खोजा जाए, ढूंढा जाए, है ना जी। उसके बाद में विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन, यानी कि विकास के लिए हम संसाधन कितने उपलब्ध हैं और हम उनका कितना उपयोग कितने वर्षों में करेंगे, यह चीज। और संसाधनों के शोषण की योजना, यानी कि संसाधन को कैसे हम निकालेंगे अर्थात दोहन करेंगे, इस पर। नंबर 2, प्रत्येक स्तर पर सर्वेक्षण, यानी कि हर लेवल पर, जमीनी लेवल, ग्रामीण लेवल से लेकर के अपर लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक, है ना जी, सर्वेक्षण करना, खोज करने की बात, कहां है ये पता लगाना। उसके बाद में मानचित्र बनाना। अब हम देखेंगे कि भारत के मानचित्र में कहां का, भारत तो भाई हमारा देश है, तो हम अपने यहाँ का तो हम अपने यहाँ के देशों में, अपने यहाँ के क्षेत्रों में तो संशोधन कर पाएंगे। तो भारत जो है गांव का देश है साहब, है ना। तो भारत में कहां खनिज संसाधन है उनका मानचित्र तैयार करना, कि भाई चलो भाई बिहार में कहां है, झारखंड में कहां है, उड़ीसा में कहां है, उड़ीसा में, और अन्य राज्यों में कहां है ना जी, इसका मानचित्र बनाना। संसाधनों की विशेषताओं और गुणों के मापन शामिल है। अब संसाधन की विशेषता और गुण के बारे में चर्चा हो रही है। तो भाई संसाधन, कोयला कोई संसाधन है, उसमें क्या है, कोयला के अलग अलग प्रकार है, जिसमें कार्बन की मात्रा कुछ अधिक है और किसी में कार्बन की मात्रा क्या है, कुछ कम होता है। जैसे एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है ना। तो भाई एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, बिटुमिनस कहाँ मिलता है, लिग्नाइट कहाँ मिलता है,
ऐसे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना। ओके।